हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। फिर एक और नया दिन, एक और नया आईपीओ जो कि 26 से लेकर 29 अगस्त के बीच में ओपन रहेगा। एनलॉन हेल्थ केयर का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और करें तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले इस वीडियो के अंदर एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेंस का अंदाजा होगा। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट के अंदर है या लॉस जनरेट कर रही है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और दोस्तों, मैं सारी चीजें आपके क्लियर करूंगा। डिसीजन आपको अपनी रिस्क, अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फ्री में डीमेट अकाउंट, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों एक और बात, आज शनिवार भी है, अमावस्या भी है। मतलब ऐसा संयोग कभी कभार आता है। आज इस दिन लोग क्या करते हैं कि दान धर्म ज्यादा करते हैं, और इस दिन दान धर्म का महत्व भी ज्यादा रहता है। कभी कभार सोमवार होता है, अमावस्या आदि, सोमवती अमावस होती है। वैसे ही सेम आज शनिवार और अमावस्या है, इसका थोड़ा महत्व ज्यादा रहता है। हालांकि अपना चैनल से इसका कोई लेना देना नहीं है, बट जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले एक अंदाजन ग्रे मार्केट का प्रीमियम जानते हैं। तो अभी तक ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी डिमांड वगैरह ओपन नहीं हुई है। जल्दी उम्मीद है कि हल्की फुल्की कुछ डिमांड आ सकती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी एंकर लिस्ट वगैरह तो एक दिन पहले ही आएगी, 25 अगस्त को हमें देखने को मिलेगी। उसके बारे में बाद में हम डिस्कस कर लेंगे। फिर दोस्तों बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2013 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब करीब करीब अब आज की तारीख में देखें तो 12 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। ठीक ठाक एक अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो कंपनी क्या करती है, दवाइयां बनाने वाली कंपनी है। दवाइयों के अंदर भी क्या होता है, ये एक तो सीधा लास्ट प्रोडक्ट होता है। हमारे पास जो दवाई आती है, लास्ट प्रोडक्ट मतलब हम जो दुकानों में खरीदने जाते हैं, ठीक है, वो एक दवाई टैबलेट होती है, कैप्सूल होता है, वो एंड प्रोडक्ट होता है। ठीक है, एक तो वो ये बनाती है, ठीक है। दूसरा बनाती है एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। जैसे कोई भी दवाई होती है, जैसे टैबलेट होती है व्हाइट कलर की, मान लो पूरी टैबलेट है, उसके अंदर पूरा पाउडर होता है व्हाइट कलर का। तो वो पूरा पाउडर हमारे लिए वो दवाई का काम नहीं करता है। उसके अंदर एपीआईज होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है। उसके अंदर थोड़ा सा अंश होता है, जैसे 5 mg, 0.5 mg, अलग अलग आप दवाइयां लेने जाते होंगे, उसके अंदर उतना mg होता है। वो mg क्या है कि वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, वही हमारे रोग को ठीक करता है। बाकी जो वो पाउडर देख रहे हैं, वो पाउडर मतलब इसका एक सहायक होता है, एपीआईज को स्टोर करने का एक सहायक होता है। तो वो एपीआईज भी ये मैन्युफैक्चर करती है, अलग अलग जो फॉर्मूले होते हैं अलग अलग दवाइयों के, वो भी ये मैन्युफैक्चर करती है। दूसरा एंड प्रोडक्ट, मतलब वो दवाइयाँ भी बनाती है। दो चीज़ें ये बनाती है। चीज़ क्लियर हो गई आपके? क्लियर हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मतलब मुझे अच्छा लगता है कि भाई आपको फटाफट आसान भाषा में समझ में आ जाए, और आपको समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, अभी एपीआई से इसका जो अभी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है 2025 के अंदर लगभग 40% के आसपास। और फिनिश डोजेज फॉर्मुलेशन, मतलब जो एंड दवाइयां होती हैं, उनसे अभी 53% का रेवेन्यू जनरेट होता है। 6% का रेवेन्यू जनरेट होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, मतलब न्यूट्रिशन वाली जो दवाइयां वगैरह होती है, उससे 6% का रेवेन्यू जनरेट होता है। बाकी कुछ अदर प्रोडक्ट से जनरेट होता है। और लास्ट ईयर अगर देखें तो एपीआई से इसका 48% का रेवेन्यू था, और फिनिश डोजेज से इसका 44% का रेवेन्यू था। तो इस बार थोड़ा फिनिश डोजेज से थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, और एपीआई से थोड़ा सा कम हो गया है। दूसरी चीज़, 2025 के अंदर जो इंडिया से रेवेन्यू है 96.7%, और एक्सपोर्ट से रेवेन्यू है 3% से ऊपर का। मतलब बहुत कम रेवेन्यू एक्सपोर्ट से होता है। लास्ट ईयर एक्सपोर्ट से था रेवेन्यू 10%, उससे लास्ट ईयर था 11%। मतलब एक्सपोर्ट जो है इसका कम हो रहा है। और चीज़ एक आपको बताता हूँ, एक्सपोर्ट जो 2023 के अंदर था 12 करोड़ का, 2024 के अंदर 6 करोड़ का हो गया एक्सपोर्ट। 2025 के अंदर इसका हो गया 3 करोड़ के आसपास एक्सपोर्ट। मतलब एक्सपोर्ट घट रहा है, बहुत नेगेटिव पॉइंट है। तो देखिए, एक्सपोर्ट तो घट रहा है, क्या यहाँ का रेवेन्यू कुछ बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, वो भी हम देख लेते हैं फाइनेंशियल्स के अंदर। तो ओवरऑल सेक्टर अच्छा है, डिमांडिंग सेक्टर है, बट हाईली कंपिटिटिव सेक्टर है। बहुत सारी कंपनियां, लिस्टेड अनलिस्टेड प्लेयर्स इतने ज्यादा हैं इस सेक्टर के अंदर। मतलब इसके अंदर अगर सर्वाइव करना है तो क्या है कि अपने पास कुछ स्पेशलिटी होनी चाहिए, या वैल्यूएशन सस्ती होनी चाहिए, फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए हम बाकी इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देख लेते हैं, क्या इसके स्ट्रांग है या कमजोर है। ठीक है, तो फाइनेंशियल्स इसके 2023 से 2025 तक दिए गए हैं। एसेट्स देखें तो एसेट्स के अंदर साल दर साल ग्रोथ है, 111 करोड़ से 181 करोड़ रुपए के आसपास हुए हैं। ठीक ठाक ग्रोथ कह सकते हैं। फिर बात आती है रेवेन्यू की, मतलब इनकम की। तो वहां पर क्या है कि इसके अंदर हमें डाउनग्रेड देखने को मिला, मतलब थोड़ा गिरावट देखने को मिली है। 2023 के अंदर 113 करोड़, 2024 में घटकर हो गए 66 करोड़ रुपए के आसपास। तो सीधा आधा हो गया रेवेन्यू। एक तो मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट भी घट रहा है इसका, और एक्सपोर्ट घट रहा है
इंडिया का कोई रेवेन्यू बढ़ नहीं रहा है, उल्टा इसका रेवेन्यू आधा हो गया, तो ये बड़ा नेगेटिव है इसके लिए। फिर 2025 में इसका रेवेन्यू 120 करोड़ रुपए के आसपास हो गया। मतलब रेवेन्यू के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये किसी भी कंपनी के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। रेवेन्यू हमेशा बढ़ते हुए होने चाहिए, भले 1-2% ही बढ़े, तो ये बड़ा नेगेटिव हो गया। फिर बात करें प्रॉफिट की, प्रॉफिट 2023 के अंदर 5.82 करोड़, 2024 के अंदर 9.65 करोड़ और 2025 के अंदर 20.5 करोड़। मतलब प्रॉफिट हमेशा इंक्रीज हुआ है, बट रेवेन्यू इसका डाउन हुआ है। और इसके मार्जिन्स भी बढ़े हैं, ये काफी अच्छी बात है, 5.16% से 14.50% और फिर 17% 2025 के अंदर। मतलब मार्जिन्स के अंदर लगातार ग्रोथ है, तो अच्छी बात है। फिर एबिटा के अंदर भी साल दर साल ग्रोथ देखने को मिली है। नेट वर्थ भी इसकी साल दर साल बढ़ी है। रिजर्व्स इसके हाथ में बढ़े हैं, 40 करोड़ रुपए के आसपास रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स इसकी कम हुई है, ये काफी अच्छी बात है, कम हुई है। 58 करोड़ रुपए की बोरोइंग्स है इसके हाथ में आज की तारीख में, बट 58 करोड़ रुपए भी ज्यादा है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो 0.73 का निकल कर आता है, जो कि काफी ज्यादा है। आरओई इसकी 40% के आसपास की है और आरओसी करीबन 22% के आसपास की है, बहुत अच्छी है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि भी इसके प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह भी अच्छे हैं। और आईपीओ के पैसे से सिर्फ 5 करोड़ रुपए का डेट पे कर रही है, ये थोड़ा सा मुझे नेगेटिव लगा। मतलब आईपीओ के बाद भी काफी हद तक डेट रह जाएगा, तो इस पर इसको फोकस करना पड़ेगा। फिर बात करें वैल्यूएशंस की, तो इसका पी अगर देखें तो 17.6 का निकल कर आता है। अदर कंपटीटर्स का जो पी है 26 से लेकर 58 के बीच में निकल कर आता है। और अदर कंपटीटर्स के मुकाबले रेवेन्यू के मामले में काफ़ी छोटी कंपनी है, जैसे क्रोनॉक्स है, उसके अलावा सुप्रिया लाइफ साइंस है, इस तरह की कंपनियां इसकी कंपटीटर्स हैं। प्राइस टू बुक है 4.51, अदर्स का है 5.5 से लेकर 7.5 के बीच में। मतलब प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखो या पी वाइज भी देखो, वैल्यूएशन सही नजर आ रही है, मतलब ज़्यादा महंगी नहीं है। प्राइस बैंड भी सही नजर आ रहा है, 100 से नीचे का प्राइस बैंड है, फेस वैल्यू 10 रुपए पर है, तो प्राइस बैंड रीजनेबल है, वैल्यूएशन सस्ती है। बाकी अदर कंपटीटर्स के मुकाबले इसका ईपीएस कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अच्छी है सबसे। तो फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो रेवेन्यू के अंदर गिरावट है, डेट थोड़ा ज़्यादा है, इस पर फोकस करना पड़ेगा। बाकी वैल्यूएशंस अच्छी है, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करें तो 26 से लेकर 29 अगस्त के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपए पर आ रहा है। प्राइस बैंड 86 रुपीज से लेकर 91 रुपीज, 86 रुपए से लेकर 91 रुपए के बीच में 164 मतलब 164 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 121 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है, बहुत छोटा इश्यू साइज है। ये T2D सेगमेंट में लिस्ट होने वाली है, 5% के इसके सर्किट लगेंगे, अपर सर्किट और लोअर सर्किट, ये चीज क्लियर है, क्योंकि छोटा इश्यू साइज है इस कारण। और इसका मार्केट कैप भी करीबन होगा 480 करोड़ रुपए के आसपास का ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है। अगर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो देखिए भाई, अगर कंपनी अगर अच्छी होती या इसकी डिमांड रहती है तो ग्रोथ इंस्टेंट आ सकती है। फ्रेश इशू का उपयोग जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर में करने वाली है, डेट रीपेमेंट में करने वाली है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में पूरा काम लेने वाली है। थोड़ा ज़्यादा पैसा डेट रीपेमेंट में, ज़्यादा पैसा इसको काम में लेना चाहिए था, क्योंकि छोटी कंपनी अभी शुरुआत है। तो यहाँ से अगर फाइनेंशियल सुधरते हुए चलते हैं, शुरुआत से बेसिक अच्छा होता है ना, तो आगे आने वाले टाइम में अच्छी ये कंपनी बनती है। बाकी रिटेल पोर्शन है 10% का, लिस्टिंग डेट है 3 सितंबर को। ये है पूरे आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये आता है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग एज के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले आपके पास आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और दोस्तों मैं सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा, डिसीजन आपको अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के ही बनाना है। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं, तो जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, नॉलेज, जैज पैरामीटर्स। इस सिर्फ रिस्क मापने के लिए देखते हैं। मैं अप्लाई नहीं करने कुछ किसी का भी डिसीजन आपको नहीं दे रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि अभी के हाल क्या है, अभी के हाल के हिसाब से रिस्क बन रहा है या कम रिस्क है, ये चीज है। फिर डिसीजन आप उसके बेसिस पर बना सकते हैं। तो देखिए पहली चीज है जीएमपी अंदाजा होता है, बट अभी ग्रे मार्केट के अंदर कोई भी इसकी डिमांड ओपन नहीं हुई है। उम्मीद है कि हल्की फुल्की डिमांड आ सकती है, मुझे ऐसा उम्मीद है। दूसरी चीज है वैल्यूएशंस एकदम रीजनेबल है। यहां पर मैं पूरा 1 पॉइंट देना चाहूंगा, जीएमपी के अंदर 0, वैल्यूएशंस के अंदर 1। फिर एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। एंकर लिस्ट देखिए छोटा इशू चाहिए, ठीक ठाक ही आएगी, तो ज़्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। दूसरा है सब्सक्रिप्शन अगर देखिए जीएमपी अगर ज़्यादा रही तो सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिल सकता है, तो ये चीज़ है। तो अभी के लिए भाई 2 पॉइंट है, 2 में से 1 पॉइंट बन रहा है, तो अभी के लिए न्यूट्रल जैसा लग रहा है, ठीक है। बाकी और भी आगे अपडेट मैं आपको दे दूंगा, जो भी अपडेट आएगा भाई, कैसी डिमांड वगैरह रहती है, उस बेसिस पर हम आगे क्या है कि मैं आपको जानकारी मिलती रहेगी। इसीलिए टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करके रख लीजिए, ताकि छोटा मोटा अपडेट जानकारी मिलती रहे। अब आप लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में सबसे बढ़िया बात मुझे क्या लगी कि इसकी वैल्यूएशंस रीजनेबल है, पहली चीज। दूसरा, इसके मार्जिन्स बढ़े हैं, वो भी अच्छी बात है, पर मार्जिन्स इसीलिए बढ़े हैं क्योंकि रेवेन्यू डाउन हो गया है। रेवेन्यू के बदले अगेंस्ट में अगर प्रॉफिट देखें तो वो थोड़ा सा ज़्यादा है, इस कारण मार्जिन्स थोड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये चीज़ है। बाकी आरओई आरओसी वगैरह बढ़िया है।
उसके अलावा फ्रेश इशू का पोर्शन है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में आ रहा है, अच्छी बात है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स देखिए, एक चीज़ मुझे लगी कि रेवेन्यू 2024 में डाउन हुआ है, तो इस पर फोकस करना पड़ेगा कि रेवेन्यू कंटिन्यू ग्रोथ आए। दूसरा, डेट इसके ऊपर हाई है, उधारी थोड़ी ज़्यादा है, इस पर भी इसको फोकस करना पड़ेगा, आने वाले टाइम में अपना डेट पे करना पड़ेगा। उसके अलावा सेक्टर ये कम्पिटिटिव है, कम्पिटिटिव सेक्टर के अंदर क्या है कि कंपनी के अंदर खास बातें होनी चाहिए, नेगेटिव्स कम होने चाहिए, इसके अंदर नेगेटिव्स थोड़े ज़्यादा है, इस कारण क्या है कि ये थोड़ा दिक्कत वाली बात है। बाकी ओवरऑल ये दो चीज़ें अगर सुधार देती है, अपना डेट है, रेवेन्यू के अंदर अच्छी ग्रोथ लाती है, रेवेन्यू के अंदर तो चलो 2025 में इसने वापस ग्रोथ लाई है, बट डेट पर थोड़ा फोकस कर ले, वही डेट थोड़ा कम कर ले तो इसके लिए बेनिफिट हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये चीज़ है। बाकी ओवरऑल अट्रैक्शन है और नेगेटिव्स भी साथ में, वो भी मैंने आपको बता दिए। पर्सनली मुझे क्या है कि इसका प्राइसमेंट देखते हुए, वैल्यूएशंस देखते हुए मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। बाकी क्या है कि एक चीज़ ये होती है कि भाई कंपनी के अंदर रिस्क तो होते हैं, कभी कभार कंपनी को हमें कंपनी पर भरोसा करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और कभी कभार ऐसा लगता है कि भाई हमको तो रिस्क लेना नहीं है, क्यों माथापोड़ी करें, इससे अच्छा कोई सेफ कंपनी हो उसके अंदर पैसा डालें। तो वो आपका थॉट प्रोसेस जो काम करता है उस बेसिस पर आपको डिसीजन बनाना है, ठीक है। हाँ, पर्सनली आप मेरा पूछना चाहेंगे, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ इस आईपीओ के अंदर, मुझे प्राइस बैंड वाइज थोड़ा अट्रैक्शन नजर आ रहा है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आप लोगों की क्या राय है, और ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं या नहीं हुए हैं वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।